हेलो बच्चों, एसवीएन ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। देखो, आज का अपना टॉपिक है रेस्पिरेशन इन प्लांट, पादपों के अंदर श्वसन की क्रिया। देखो, पादप और एनिमल दोनों के अंदर श्वसन की क्रिया संपन्न होती है। यहाँ पे श्वसन का मतलब क्या होता है कि श्वसन किसे कहेंगे। इसके अंदर क्या होगा कि जो कार्बनिक पदार्थ है, कार्बनिक पदार्थों के ऑक्सीकरण की जो क्रिया है, ऑक्सीकरण की क्रिया को श्वसन कहते हैं। कार्बनिक पदार्थों के ऑक्सीकरण की क्रिया को श्वसन कहते हैं। यहाँ पे कार्बनिक पदार्थ जैसे ग्लूकोज हो गया, ग्लूकोज के ऑक्सीकरण की क्रिया को क्या कहेंगे? श्वसन कहते हैं। अब देखो, नॉर्मली हम श्वसन के अंदर क्या करते हैं कि जो CO2 गैस होती है उसका तो उत्सर्जन करते हैं, CO2 का उत्सर्जन करते हैं। इसके अलावा जो O2 होती है इसको हम ग्रहण करते हैं। देखो, श्वसन की क्रिया के अंदर CO2 का उत्सर्जन करेंगे और O2 को ग्रहण करते हैं। ये जो O2 है इन कार्बनिक पदार्थों के ऑक्सीकरण के अंदर सहायक होती है और ऑक्सीकरण की जो क्रिया है इस क्रिया को क्या कहेंगे? श्वसन कहते हैं। यहाँ पे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान आपने एक समीकरण पढ़ा था, 6CO2 12H2O = C6H12O6 प्लस 6O2 और 6H2O। साथ में यहाँ पे क्लोरोफिल था और ये था यहाँ पे सनलाइट या सूर्य के प्रकाश में। प्लांट सूर्य के प्रकाश के अंदर CO2 और जल के अणु का उपयोग करके यहाँ पे कार्बनिक पदार्थ ग्लूकोज का निर्माण करते हैं। साथ में ऑक्सीजन उप उत्पाद के रूप में प्राप्त होती है और जल का अणु शेष रह जाता है। अब देखना, श्वसन की क्रिया के अंदर प्लांट क्या करेंगे? जो C6H12O6 जो कार्बनिक पदार्थ बना है इसका क्या करते हैं? यहाँ पे ऑक्सीकरण करते हैं। क्या करेंगे? ऑक्सीकरण करते हैं। किसके साथ में करेंगे? ऑक्सीजन के साथ में करेंगे और किसके अंदर परिवर्तित कर देते हैं इसको? 6CO2 व 6H2O के अंदर यहाँ पर इसका ऑक्सीकरण कर देते हैं। देखो, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के अंदर तो CO2 के द्वारा ग्लूकोज का निर्माण होता है, जबकि श्वसन की क्रिया के दौरान जो कार्बनिक पदार्थ है ग्लूकोज, इसको ऑक्सीजन के साथ में ऑक्सीकृत किया जाता है, जिससे CO2 और जल के अणुओं का निर्माण होता है। यहाँ पे ये जो क्रिया होती है ग्लूकोज का ऑक्सीकरण, ये विभिन्न जो एंजाइम होते हैं इनके द्वारा ग्लूकोज के ऑक्सीकरण की क्रिया संपन्न होती है। यहाँ पे जो ऑक्सीकरण की जो क्रिया होती है एक जैविक क्रिया होती है। ऑक्सीकरण की जो क्रिया है ये किस प्रकार की क्रिया है? यहाँ पे जैविक क्रिया होती है। अब देखो, दिन के समय क्या होता है? यहाँ पर पत्तियों के रंध्र खुले हुए होते हैं। इसके अलावा दिन के अंदर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है तो वहाँ पर पादप को आसानी से जो ऑक्सीजन होती है वो उपलब्ध हो जाती है, जबकि रात्रि के समय जो प्लांट होते हैं श्वसन के दौरान वहाँ पे ऑक्सीजन को ग्रहण करेंगे और जो CO2 होती है उसका त्याग करते हैं। दोनों चीज़ें अलग है, प्रकाश संश्लेषण में अलग हो रहा है और श्वसन की क्रिया के अंदर अलग होता है। चाहे कोई भी जीव हो, श्वसन के अंदर ऑक्सीजन को ग्रहण करेगा और CO2 का त्याग करेगा, लेकिन प्लांट के अंदर जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया थी उसके अंदर अपोजिट था कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान ऑक्सीजन को तो CO2 को तो ग्रहण कर रहा था और जो ऑक्सीजन थी उसका त्याग करता है। इसके बाद में आता है यहाँ पे टाइप ऑफ रेस्पिरेशन। टाइप ऑफ रेस्पिरेशन या श्वसन के प्रकार। देखो, श्वसन इसे दो भागों के अंदर डिवाइड किया गया है। पहला आता है इसमें वायवीय श्वसन और दूसरा आता है अवायवीय श्वसन। दो प्रकार है, वायवीय और अवायवीय श्वसन।
वायवीय मतलब एरोबिक और अवायवीय का मतलब होता है एन एरोबिक रेस्पिरेशन। यहाँ पे देखो जो वायवीय श्वसन होता है ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में संपन्न होता है, जिसके फलस्वरूप ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है। जबकि जो अवायवीय श्वसन है ये ऑक्सीजन की अब्सेंस में संपन्न होता है, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में संपन्न होगा, जिससे ग्लूकोज का अपूर्ण ऑक्सीकरण होता है। देखो अवायवीय श्वसन में O2 की अनुपस्थिति में, जिसके कारण ग्लूकोज का अपूर्ण ऑक्सीकरण हो रहा है, जबकि वायवीय श्वसन की क्रिया के दौरान यहाँ पे O2 की उपस्थिति में ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है। वायवीय श्वसन के अंदर यहाँ पे CO2 का निर्माण होगा, प्रोडक्ट क्या बनेगा CO2, जबकि अवायवीय श्वसन की क्रिया के अंदर जो ग्लूकोज है इसके अपूर्ण ऑक्सीकरण से, जैसे लैक्टिक एसिड हो गया, लैक्टिक एसिड, इथाइल अल्कोहल आदि का क्या होता है, निर्माण होता है। देखो अवायवीय श्वसन के अंदर ग्लूकोज के अपूर्ण ऑक्सीकरण से इथाइल अल्कोहल या फिर लैक्टिक एसिड का निर्माण होता है, जबकि वायवीय श्वसन के अंदर ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण से CO2 का निर्माण होता है। देखो अधिकांशतः जो जीव जंतु होते हैं उनके अंदर वायवीय श्वसन की क्रिया पाई जाती है। अधिकांश जो जीव जंतु होते हैं उनके अंदर वायवीय श्वसन की क्रिया पाई जाती है, जबकि कुछ यहाँ पे बात करोगे आप, जैसे फंजाई हो गए, कुछ बैक्टीरिया हो गए, इसके अलावा यहाँ पे कुछ जो वायरस वगैरह होते हैं वो भी क्या करते हैं, वहाँ पर अवायवीय श्वसन की क्रिया को संपन्न करते हैं। देखना जो वायवीय और अवायवीय श्वसन है ये दोनों कहाँ पे संपन्न होते हैं, साइटोप्लाज्म के अंदर संपन्न होते हैं या फिर कोशिका द्रव्य के अंदर संपन्न होंगे। वायवीय और अवायवीय श्वसन की क्रिया कहाँ पे संपन्न होगी, साइटोप्लाज्म के अंदर संपन्न होती है। अब देखना यहाँ पे जो श्वसन की क्रिया है, श्वसन की क्रिया इसे दो भागों के अंदर डिवाइड किया जाता है। एक तो आता है इसमें ग्लाइकोलाइसिस और दूसरा आता है इसमें क्रेब्स चक्र। ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया यहाँ पे साइटोप्लाज्म के अंदर और क्रेब्स चक्र की क्रिया माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर संपन्न होती है। अब देखना अवायवीय श्वसन है वो तो हो जाएगा ग्लाइकोलाइसिस के रूप में और ये केवल साइटोप्लाज्म के अंदर। वायवीय श्वसन है इसके अंदर दो आ जाएंगे, एक ग्लाइकोलाइसिस हो जाएगा और एक क्रेब्स चक्र। ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया साइटोप्लाज्म के अंदर और क्रेब्स चक्र की क्रिया माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर संपन्न होती है। अब बात करते हैं यहाँ पे वायवीय और अवायवीय श्वसन की क्रिया में अंतर। वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन में अंतर। देखो पहला अंतर आप लिखोगे यहाँ पे, वायवीय श्वसन O2 की उपस्थिति में संपन्न होता है, जबकि अवायवीय श्वसन O2 की अब्सेंस के अंदर संपन्न होता है या फिर अनुपस्थिति में संपन्न होगा। देखो वायवीय श्वसन ऑक्सीजन की उपस्थिति में और अवायवीय श्वसन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति के अंदर संपन्न होता है। दूसरा आता है इसमें जो वायवीय श्वसन है सभी जीवित कोशिकाओं में संपन्न होता है। वायवीय श्वसन सभी जीवित कोशिकाओं के अंदर संपन्न होगा और ये होगा यहाँ पे जैसे बैक्टीरिया हो गया, फंजाई होगी और जैसे जो अंकुरित बीज होते हैं, अंकुरित बीज इनके अंदर भी अवायवीय श्वसन की क्रिया संपन्न होती है। तीसरा आता है यहाँ पे ग्लूकोज के एक अणु के
ऑक्सीकरण से 38 ATP अणु बनते हैं। ग्लूकोज के एक अणु के ऑक्सीकरण से 38 ATP बनते हैं, जबकि अवायवीय श्वसन के अंदर यहाँ पर केवल 2 ATP अणु बनते हैं। देखो यहाँ पे अधिक ऊर्जा प्राप्त होती है, जबकि अवायवीय के अंदर बहुत ही कम ऊर्जा प्राप्त होती है। चौथा आता है वायवीय श्वसन में। वायवीय श्वसन में क्रेब्स चक्र, माइटोकॉन्ड्रिया में वह ग्लाइकोलाइसिस कोशिका द्रव्य में संपन्न होता है। देखो वायवीय श्वसन के अंदर क्रेब्स चक्र तो कहाँ पे संपन्न होगा? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, और जो ग्लाइकोलाइसिस है ये कोशिका द्रव्य के अंदर संपन्न होता है। इधर देखना अवायवीय श्वसन के अंदर जो ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया है, ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया कोशिका द्रव्य में संपन्न होगी। इसके अंदर जो क्रेब्स चक्र होगा उसका क्या रहता है? अभाव होता है। या फिर आप ये भी बता सकते हो कि वायवीय श्वसन के अंदर क्रेब्स चक्र और ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया संपन्न होगी, और अवायवीय के अंदर केवल ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया होगी जो कि साइटोप्लाज्म के अंदर चलती है। फिर आता है यहाँ पे भोज्य पदार्थों का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है, और इसके अंदर भोज्य पदार्थों का अपूर्ण ऑक्सीकरण होता है। अवायवीय श्वसन के अंदर भोज्य पदार्थों का अपूर्ण ऑक्सीकरण होता है, जबकि वायवीय श्वसन के अंदर भोज्य पदार्थों का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है। फिर आता है यहाँ पे वायवीय श्वसन के अंदर अंतिम उत्पाद CO2 और H2O बनता है। वायवीय श्वसन के अंदर अंतिम उत्पाद कौन सा बनेगा? CO2 और H2O, जबकि अवायवीय श्वसन के अंदर यहाँ पे लैक्टिक एसिड, इसके अलावा अल्कोहल आदि का क्या होता है? निर्माण होता है। देखो अवायवीय श्वसन में तो लैक्टिक एसिड और अल्कोहल का निर्माण हो रहा है, जबकि वायवीय श्वसन के अंदर अंतिम उत्पाद CO2 और H2O का निर्माण होता है। तो ये था यहाँ पे वायवीय और अवायवीय श्वसन के अंदर अंतर। वायवीय श्वसन ऑक्सीजन की उपस्थिति में, अवायवीय ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में संपन्न होता है। वायवीय श्वसन सभी जीवित कोशिकाओं में पाया जाता है। अवायवीय श्वसन केवल बैक्टीरिया, फंजाई और अंकुरित बीजों के अंदर पाया जाता है। वायवीय श्वसन के अंदर ग्लूकोज के एक अणु के ऑक्सीकरण से 38 ATP अणु बनते हैं, और इसके अंदर केवल 2 ATP अणु बनते हैं। वायवीय श्वसन में क्रेब्स चक्र, माइटोकॉन्ड्रिया में वह ग्लाइकोलाइसिस से कोशिका द्रव्य के अंदर संपन्न होता है। अवायवीय के अंदर जो भी क्रिया होगी वो केवल कोशिका द्रव्य या साइटोप्लाज्म के अंदर संपन्न होती है। फिर आता है यहाँ पे कोशिका द्रव्य में भोज्य पदार्थों का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है, जबकि अवायवीय के अंदर अपूर्ण ऑक्सीकरण होता है। फिर आता है इसमें वायवीय श्वसन के अंदर अंतिम उत्पाद CO2 और H2O बनता है, और इसके अंदर अंतिम उत्पाद लैक्टिक एसिड व अल्कोहल का निर्माण होता है, एथाइल अल्कोहल का निर्माण होता है। हाँ जी, आगे देखो श्वसन स्थल। श्वसन स्थल का मतलब है वह स्थान जहां पर श्वसन की क्रिया संपन्न होती है, उस स्थान को क्या कहेंगे? श्वसन स्थल कहते हैं। अब देखो यूकेरियोटिक जो कोशिकाएं होती है, यूकेरियोटिक जो सेल्स या कोशिकाएं, इनके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है, और ये माइटोकॉन्ड्रिया यहाँ पर इन कोशिकाओं के अंदर श्वसन स्थल के रूप में उपस्थित होता है। किसके रूप में पाया जाता है? श्वसन स्थल के रूप में उपस्थित होता है। कोशिका, ये जो कोशिकांग है इसकी संरचना दोहरी झिल्ली युक्त होती है।
माइटोकॉन्ड्रिया की जो कोशिकांग है ये दोहरी झिल्ली युक्त संरचना के रूप में उपस्थित होता है। बाह्य जो झिल्ली होती है, बाह्य झिल्ली को आउटर मेम्ब्रेन, जबकि आंतरिक झिल्ली को इनर मेम्ब्रेन कहते हैं। बाह्य झिल्ली को आउटर मेम्ब्रेन और आंतरिक झिल्ली को इनर मेम्ब्रेन के नाम से जाना जाता है। इन दोनों झिल्लियों के मध्य 70 एंगस्ट्रॉम का पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस पाया जाता है। देखो, दो झिल्लियां हैं, आउटर और इनर, इन दोनों झिल्लियों के मध्य 70 एंगस्ट्रॉम का अवकाश पाया जाता है, जिसे पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस के नाम से जाना जाता है। अब देखो, यहाँ पे जो आउटर मेम्ब्रेन होती है इसकी सतह है समतल होती है, आउटर मेम्ब्रेन की सतह है समतल होती है, जबकि इनर जो मेम्ब्रेन होती है ये कोशिका, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स की ओर अंगुलीनुमा उभार के रूप में पाई जाती है। देखो, इनर मेम्ब्रेन, यहाँ पर इनर मेम्ब्रेन माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स की ओर अंगुलीनुमा उभार के रूप में उपस्थित होती है। जैसे डायग्राम में देखना, ये आउटर मेम्ब्रेन हो गई, ये हो गई इसकी इनर मेम्ब्रेन। देखो, आउटर मेम्ब्रेन यहाँ पर समतल होती है, जबकि ये वाली अंदर की ओर है, इसे इनर मेम्ब्रेन कहते हैं, और दोनों के मध्य यहाँ पर 70 एंगस्ट्रॉम का पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस पाया जाता है। इसके अंदर जो इसका तरल पदार्थ होता है इसे मैट्रिक्स कहते हैं। इसका जो तरल पदार्थ है उसे क्या कहेंगे? मैट्रिक्स कहते हैं। अब देखो, जो अंगुलीनुमा उभार है उन उभारों को क्रिस्टी कहते हैं। आंतरिक झिल्ली अंदर की ओर अंगुलीनुमा जो उभार बना रही है, इन उभारों को क्या कहेंगे? क्रिस्टी कहते हैं। ये जो क्रिस्टी होती है इसके ऊपर टेनिस के रैकेट के समान यहाँ पर संरचनाएं पाई जाती है, जिन्हें F1 कण या फिर प्रारंभिक कण या फिर आप इन्हें ऑक्सीसोम भी कह सकते हो। देखो, जो क्रिस्टी है, क्रिस्टी की आंतरिक सतह पर यहाँ पे F1 कण, प्रारंभिक कण या फिर ऑक्सीसोम उपस्थित होते हैं। इसके अलावा जो इसका मैट्रिक्स होता है इसके अंदर यहाँ पे प्रोटीन, 17S राइबोसोम, साथ में इसका खुद का DNA आदि उपस्थित होता है। देखो, मैट्रिक्स के अंदर प्रोटीन के कण हो गए, राइबोसोम 17S प्रकार के, और जो इसका खुद का DNA है वो अंदर की ओर उपस्थित होता है। क्रिस्टी वाली जो संरचना है इसके ऊपर टेनिस के रैकेट के समान संरचना F1 कण, प्रारंभिक कण या फिर ऑक्सीसोम उपस्थित होते हैं। तो ये थी यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना। देखो, जो F1 कण या फिर प्रारंभिक कण होते हैं इन्हीं के द्वारा यहाँ पे ऊर्जा का निर्माण होता है। F1 कण या फिर जो ऑक्सीसोम होते हैं इनके अंदर ETS की क्रिया संपन्न होती है, या फिर आप ये भी बोल सकते हो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम की क्रिया संपन्न होती है, जिसके फलस्वरूप ऊर्जा उत्पन्न होती है। जब इलेक्ट्रॉन एक वर्णक से दूसरे वर्णक के अंदर प्रवेश करेंगे तो इलेक्ट्रॉन के द्वारा यहाँ पे ATP का निर्माण किया जाता है। तो उस जो ETS की जो क्रिया है ये कहाँ पे संपन्न हो रही है? यहाँ पे F1 कणों के अंदर संपन्न होती है। तो यहाँ पे श्वसन स्थल कौन सा हो गया? माइटोकॉन्ड्रिया। इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना है, और मुख्य स्थल कौन सा है इसमें? F1 कण, प्रारंभिक कण या फिर ऑक्सीसोम, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम की क्रिया संपन्न होती है और ATP के रूप में ऊर्जा का संग्रहण किया जाता है। फिर आता है इसमें मैकेनिज्म ऑफ
एरोबिक रेस्पिरेशन। वायवीय श्वसन की क्रियाविधि, देखो वायवीय श्वसन की क्रियाविधि, सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे ग्लूकोज की। देखो वायवीय श्वसन की क्रियाविधि दो चरणों के अंदर संपन्न होगी, एक है ग्लाइकोलाइसिस और दूसरा आता है इसमें क्रेब्स चक्र। देखो ग्लूकोज यहाँ पे दो पायरुविक एसिड के अणुओं का निर्माण करेगा। ग्लूकोज से पायरुविक एसिड के निर्माण की जो क्रिया होती है इसे ग्लाइकोलाइसिस कहते हैं। ग्लूकोज से पायरुविक एसिड के निर्माण की जो क्रिया है उस क्रिया को क्या कहेंगे, ग्लाइकोलाइसिस कहते हैं। ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया कोशिका द्रव्य में या साइटोप्लाज्म के अंदर संपन्न होती है। ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया कहाँ पे संपन्न होती है, कोशिका द्रव्य या फिर साइटोप्लाज्म के अंदर संपन्न होती है। इसके अलावा यहाँ पे ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया के दौरान O2 की आवश्यकता नहीं होती है, O2 की आवश्यकता नहीं होगी, साथ ही यहाँ पे CO2 का निर्माण भी नहीं होगा, CO2 का निर्माण भी नहीं होता है। देखो ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया के दौरान ना तो ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है और ना ही यहाँ पे CO2 का निर्माण होता है। ग्लाइकोलाइसिस की जो क्रिया है इसे 3 वैज्ञानिकों के द्वारा खोजा गया था, एम्बेडसन, मेराफ और पार्नास। 3 वैज्ञानिक थे, एम्बेडसन, मेराफ और पार्नास। इसलिए ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया को EMP पतवे भी कहते हैं, EMP पतवे के नाम से जाना जाता है। देखो ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया को एम्बेडसन, मेराफ व पार्नास नामक वैज्ञानिकों ने खोजा था, इसलिए इस क्रिया को EMP पतवे के नाम से भी जाना जाता है। देखो यहाँ तक की क्रिया कहाँ पे संपन्न हो रही है, कोशिका द्रव्य के अंदर संपन्न होती है। फिर आता है यहाँ पे पायरुविक एसिड के जो अणु होते हैं ये कहाँ पे प्रवेश करते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर प्रवेश करेंगे। किसके अंदर प्रवेश करेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। अब देखना पायरुविक एसिड का जो भविष्य है ये ऑक्सीजन की उपस्थिति के ऊपर निर्भर करता है। पायरुविक एसिड का भविष्य किसके ऊपर निर्भर करता है, ऑक्सीजन की उपस्थिति के ऊपर। यदि पायरुविक एसिड माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर प्रवेश कर रहा है तो यहाँ पे क्रेब्स चक्र की क्रिया स्टार्ट हो जाएगी। कौन सी क्रिया स्टार्ट हो जाएगी, क्रेब्स चक्र की, जिसके फलस्वरूप इस पायरुविक एसिड का पूर्ण ऑक्सीकरण हो जाएगा और CO2 का निर्माण हो जाएगा, CO2 और H2O का निर्माण हो जाएगा। यदि पायरुविक एसिड यहाँ पर इसको ऑक्सीजन नहीं मिलती है तो ये पायरुविक एसिड कोशिका द्रव्य के अंदर लैक्टिक एसिड या फिर अल्कोहल के अंदर परिवर्तित हो जाता है, जो कि यहाँ पर अवायवीय श्वसन की क्रिया होगी। कौन से श्वसन की क्रिया होगी, अवायवीय श्वसन की क्रिया होती है। देखो ग्लूकोज से पायरुविक एसिड का निर्माण है, क्रिया क्या कहलाती है, ग्लाइकोलाइसिस। फिर पायरुविक एसिड का भविष्य किसके ऊपर डिपेंड करता है, ऑक्सीजन के ऊपर। यदि पायरुविक एसिड माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर प्रवेश कर रहा है तो यहाँ पर कौन सा चक्कर चलेगा, क्रेब्स चक्कर चलेगा, जिससे यहाँ पर पायरुविक एसिड का पूर्ण ऑक्सीकरण होगा, CO2 और जल के अणुओं का निर्माण होता है। यदि यहाँ पर पायरुविक एसिड माइटोकॉन्ड्रिया या फिर क्रेब्स चक्र के अंदर प्रवेश नहीं करेगा तो यहाँ पर कोशिका द्रव्य में इसका अवायवीय श्वसन हो जाएगा और ये किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, लैक्टिक अम्ल या फिर अल्कोहल के अंदर परिवर्तित हो जाता है। अब देखो ग्लाइकोलाइसिस की जो क्रिया है इसके बारे में बात करेंगे। 2 चरण है यहाँ पे वायवीय श्वसन की क्रियाविधि के। पहला आता है ग्लाइकोलाइसिस और दूसरा आता है इसमें क्रेब्स चक्र। तो देखो ग्लाइकोलाइसिस, देखो ग्लाइकोलाइसिस का मतलब है यहाँ पे ग्लूकोज द्वारा पायरुविक एसिड
के निर्माण की क्रिया को ग्लाइकोलाइसिस कहते हैं। ग्लूकोज का एक अणु यहाँ पे पायरुविक एसिड के 2 अणुओं का निर्माण करता है। ग्लूकोज का एक अणु यहाँ पर पायरुविक एसिड के 2 अणुओं का निर्माण करता है। देखो ग्लूकोज 6 कार्बन युक्त है और जो पायरुविक एसिड है ये कितने कार्बन युक्त बनेगा, यहाँ पे 3 कार्बन युक्त संरचना का निर्माण होगा। अभी यहाँ पे बताया था कि जो ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया है इसके द्वारा किसके द्वारा खोजी गई थी, एम्बेडसन, मेयरहाफ और पारनास के द्वारा। इसलिए इस चक्र को किस नाम से जाना जाता है, EMP पथवे या EMP मार्ग। देखो एम्बेडसन E, मेयरहाफ M और पारनास P, इन तीनों के नाम सम्मान के लिए यहाँ पर ग्लाइकोलाइसिस को EMP चक्र के नाम से भी या फिर EMP पथवे के नाम से भी जाना जाता है। अब देखना यहाँ पे ग्लाइकोलाइसिस की जो क्रिया है वो किस प्रकार से संपन्न होती है। सबसे पहले बात करते हैं किसको काम में लेंगे, ग्लूकोज को काम में लेते हैं। अब देखो ये जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज से पायरुविक एसिड के निर्माण की जो क्रिया है उसके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले ग्लूकोज 6-फॉस्फेट के अंदर परिवर्तित हो जाएगा। किसके अंदर परिवर्तित हो रहा है, ग्लूकोज 6-फॉस्फेट के अंदर परिवर्तित हो रहा है और यहाँ पे हेक्सोकाइनेज एंजाइम की उपस्थिति में। कौन सा एंजाइम है, हेक्सोकाइनेज एंजाइम की उपस्थिति में प्लस Mg+2 आयन की सांद्रता में। जब ग्लूकोज 6-फॉस्फेट के अंदर कन्वर्ट होता है तो यहाँ पर ATP ADP के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। किसके अंदर चेंज हो जाएगा, ATP ADP के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। फिर आता है यहाँ पे ग्लूकोज जो 6-फॉस्फेट है ये यहाँ पर फ्रक्टोज 6-फॉस्फेट के अंदर फ्रक्टोज 6-फॉस्फेट के अंदर परिवर्तित हो जाएगा और यहाँ पे एंजाइम होगा आइसोमरेज एंजाइम। आइसोमरेज एंजाइम की उपस्थिति में ग्लूकोज 6-फॉस्फेट फ्रक्टोज 6-फॉस्फेट के अंदर परिवर्तित हो जाता है। फिर आता है यहाँ पे वापस हेक्सोकाइनेज एंजाइम फ्रक्टोज 6-फॉस्फेट को फ्रक्टोज 1,6-डाइफॉस्फेट के अंदर परिवर्तित कर देता है। किसके अंदर परिवर्तित करेगा, फ्रक्टोज 1,6-डाइफॉस्फेट के अंदर परिवर्तित करेगा। यहाँ पर भी ATP के द्वारा ADP का निर्माण होता है, यानी कि एक जो फास्फेट अणु है ये यहाँ पर फ्रक्टोज 1,6-डाइफॉस्फेट के निर्माण के अंदर काम में ले लिया जाता है। इसके बाद में जो फ्रक्टोज 6-फॉस्फेट है इसके द्वारा 2 अलग अलग यौगिकों का निर्माण होने की संभावना होती है, जिसमें एक तो होता है 3-PGAL फास्फोग्लिसरेल्डिहाइड और दूसरा आता है इसमें डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट जो कि यहाँ पर एक दूसरे के अंदर परिवर्तित होते रहते हैं। डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट 3-PGL के अंदर और 3-PGL डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन के अंदर परिवर्तित होते रहते हैं। इसके लिए फास्फोट्रायोज आइसोमरेज एंजाइम की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होगी, फास्फोट्रायोज आइसोमरेज एंजाइम की आवश्यकता होती है। फिर देखना यहाँ पे 3-PGL के जो अणु है ये 1,3-डाई-PGAL के अंदर परिवर्तित होते हैं। PGAL का मतलब होता है फास्फोग्लिसरेल्डिहाइड। PGL का पूरा नाम क्या है, फास्फोग्लिसरेल्डिहाइड। तो 3-PGL यहाँ पर 1,3-डाई-PGL के अंदर परिवर्तित होते हैं। इसके लिए देखो यहाँ पर जल की आवश्यकता होगी और आइसोमरेज एंजाइम साथ में H3PO4 आयन यहाँ पर बाहर निकल जाते हैं। जो H3PO4 आयन है
ये यहाँ से बाहर निकल जाएंगे। इसके बाद में 1,3 जो 1,3 डाई PGL है, ये PGA के अंदर 1,3 डाई PGA के अंदर परिवर्तित हो जाते हैं। देखो ये तो था 1,3 डाई PGL फास्फोग्लिसरॉल्डिहाइड, ये हो जाएगा यहाँ पर 1,3 डाई फास्फोग्लिसरिक एसिड का निर्माण कर लेता है। अब देखो 1,3 डाई PGA है, इस दौरान यहाँ पर NAD के द्वारा NADH2 का निर्माण होता है। किसका निर्माण होगा? NAD के द्वारा NADH2 का निर्माण होता है। फिर यहाँ पे आता है 1,3 डाई PGA, 1,3 डाई PGA, ये 3 PGA के अंदर या फिर 3 फास्फोग्लिसरिक एसिड के अंदर परिवर्तित होता है। ये हो जाएगा फास्फोग्लिसरिक काइनेज एंजाइम की उपस्थिति में, फास्फोग्लिसरिक काइनेज एंजाइम की उपस्थिति में, और यहाँ पर 2 ADP अणुओं के द्वारा 2 ATP अणुओं का निर्माण होता है। यानी कि ADP किसके अंदर कन्वर्ट हो जाती है? ATP के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। फिर देखना 3 PGA, यहाँ पे फास्फोग्लिसरोम्यूटेज एंजाइम द्वारा 2 PGA के अंदर कन्वर्ट होगा। किसके अंदर कन्वर्ट होगा? 2 PGA के अंदर कन्वर्ट होता है। इसके पश्चात 2 PGA इनोलेज एंजाइम की सहायता से, इनोलेज एंजाइम की सहायता से यहाँ पर फास्फोइनोल पायरुविक एसिड के अंदर परिवर्तित हो जाता है। फास्फोइनोल पायरुविक एसिड के अंदर परिवर्तित हो जाता है। देखो 2 PGA किसके अंदर कन्वर्ट हो रहा है? फास्फोइनोल पायरुविक एसिड के अंदर परिवर्तित हो जाता है। यहाँ पर H2O का जो अणु होता है इसमें से बाहर निकलता है। इसके पश्चात फास्फोइनोल पायरुविक एसिड यहाँ पर पायरुविक एसिड में परिवर्तित हो जाएगा, जो कि क्रेब्स चक्कर के लिए आवश्यक होता है। फास्फोइनोल पायरुविक एसिड किसके अंदर चेंज होगा? पायरुविक एसिड के अंदर परिवर्तित हो जाता है। यहाँ पर देखना वापस से जब फास्फोइनोल पायरुविक एसिड से पायरुविक एसिड का निर्माण होता है तो 2 ATP अणुओं का निर्माण होता है, और ये हो जाएगा यहाँ पर पायरुविक काइनेज एंजाइम की उपस्थिति में। देखो दोबारा देखना, ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया में सबसे पहले ग्लूकोज का एक अणु हेक्सोकाइनेज एंजाइम Mg+2 आयन की उपस्थिति में ग्लूकोज 6 फॉस्फेट के अंदर परिवर्तित होता है। इसके लिए ATP ADP के अंदर परिवर्तित होती है। फिर ग्लूकोज 6 फॉस्फेट आइसोमरेज एंजाइम की सहायता से फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट के अंदर परिवर्तित होती है। यहाँ पर भी फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट का निर्माण होता है। इसके लिए हेक्साकाइनेज एंजाइम और ATP ADP के अंदर परिवर्तित होती है। फिर फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट से 3 PGL और डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट का निर्माण होता है, जो कि एक दूसरे के अंदर फॉस्फोट्राइज आइसोमरेज एंजाइम की सहायता से परिवर्तित होते रहते हैं। फिर है यहाँ पे 3 PGL, यहाँ पर जल के अणुओं के साथ में संयोग करेगा आइसोमरेज एंजाइम की उपस्थिति में, तो H3PO4- आयन बाहर निकल जाता है, जिसके कारण यहाँ पर 1,3 डाई PGL का निर्माण होता है। 1,3 डाई PGL से यहाँ पर 1,3 डाई PGA का निर्माण होगा। जब 1,3 डाई PGL से 1,3 डाई PGA का निर्माण होगा तो यहाँ पर NADH2 का निर्माण करता है। फिर 1,3 डाई PGA फॉस्फोग्लिसरिक काइनेज एंजाइम की उपस्थिति में 3 PGA के अंदर परिवर्तित हो जाता है। इस दौरान यहाँ पर 2 ADP अणु 2 ATP का निर्माण करते हैं। 3 PGA फास्फोग्लिसरोम्यूटेज एंजाइम की सहायता से 2 PGA के अंदर परिवर्तित होता है। 2 PGA इनोलेज एंजाइम की सहायता से फास्फोइनोल पायरुविक एसिड के अंदर परिवर्तित हो रहा है। यहाँ पर जल का अणु बाहर निकलता है। फास्फोइनोल पायरुविक एसिड के अंदर परिवर्तित हो रहा है पायरुविक काइनेज एंजाइम की सहायता से, और यहाँ पर PEP के द्वारा पायरुविक एसिड का निर्माण होगा, तो उस दौरान भी ADP ATP के अंदर परिवर्तित हो जाती है।
अब देखो संपूर्ण ग्लाइकोलाइसिस की जो क्रिया है, इस क्रिया के दौरान यहाँ पे 2 एटीपी अणु काम में आते हैं। 2 एटीपी अणु काम में आते हैं। कहाँ पे आ रहे हैं? जब ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट का निर्माण हो रहा है और फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट का निर्माण होता है। ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर 4 एटीपी अणु का निर्माण होता है। देखो 2 एटीपी अणु काम में आ रहे हैं और 4 एटीपी अणु यहाँ पे निर्मित हो रहे हैं। कहाँ पे हो रहे हैं? जब इसके अंदर देखना, एक तो कहाँ पे हो रहा है 1,3 डाई पीजीए से 3 पीजीए का निर्माण हो रहा है, तो 2 एटीपी बन रहे हैं, और एक फास्फोइनोल पायरुविक एसिड से पायरुविक एसिड का निर्माण होगा, तो यहाँ पे 2 एटीपी अणु का निर्माण होता है। तो टोटल कितने हो गए यहाँ पर? 4 एटीपी अणु। इसके अलावा यहाँ पर 2 NADH2 के निर्माण, NADH2 का निर्माण होता है। 2 किसका निर्माण हो रहा है? NADH2 का। एक NADH2 के अणु द्वारा 3 एटीपी अणु प्राप्त होंगे, तो 2 के द्वारा कितने हो जाएंगे? यहाँ पर 6 एटीपी अणु प्राप्त हो जाएंगे। तो संपूर्ण ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया के अंदर टोटल यहाँ पे कितने अणु एटीपी बन रहे हैं? 10 एटीपी अणु बन रहे हैं, जिनमें से 2 एटीपी अणु काम में आ रहे हैं। तो यहाँ पर 8 एटीपी अणुओं का शुद्ध लाभ होता है। देखो ग्लाइकोलाइसिस के अंदर क्वेश्चन पूछता है कि कितने एटीपी अणुओं का निर्माण होता है, वो कितना हो जाएगा यहाँ पे? 8। टोटल कितने बन रहे हैं? 10 बन रहे हैं। 10 में से 2 तो क्या हो रहे हैं? काम आते हैं। बाकी 8 एटीपी अणु यहाँ पर निर्मित हो जाते हैं। तो ये था यहाँ पे ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया। आज के लिए इतना ही।